हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का 34वां वीडियो है। इससे पहले 33 वीडियो अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। तो आइए देर न करते हुए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या गया? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक अक्रिय गैस, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में नहीं, सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा कि हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो सबसे भारी अगर अक्रिय गैस के बारे में पूछा जाए, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा? जेनोन हो जाएगा। कौन सा? सबसे भारी अक्रिय गैस, ठीक है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? जेनोन। कौन सा? जेनोन। और जेनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो है रेडोन गैस नहीं पाया जाता है। कौन सा गैस नहीं पाया जाता है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में रेडोन गैस नहीं पाया जाता है। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा तो रेडोन गैस पाया कहाँ जाता है? तो रेडोन गैस भूकंप के समय धरती से निकलता है। कहाँ से निकलता है? भूकंप के समय धरती से निकलता है। जब डकार लिया जाता है, आदमी लोग डकार लेता है ना, तो उस समय डकार में रेडोन गैस निकलता है, ठीक है। गहरा कुआं से रेडोन गैस निकलता है। अगर बहुत दिनों से कोई कमरा बंद है तो उस कमरे से रेडोन गैस निकलता है। कहाँ से निकलता है? उस कमरे से रेडोन गैस निकलता है। आपसे पूछा जाएगा कि पानी टंकी में बहुत दिनों से कोई पानी टंकी बंद है, उसको खोलने के बाद उससे कौन सा गैस निकलता है, तो उससे भी रेडोन गैस निकलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सा है? तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए क्रम वाइज बताइए कौन कौन सा गैस किस किस मात्रा में पाया जाता है, किस किस मात्रा में नहीं, मतलब क्रमानुसार सजाइए, तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन। अगर इससे कम पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पे कौन सा गैस आ जाएगा? तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि आपसे कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 78.8%। कितना? 78.8%। अगर वही ऑक्सीजन का पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं 20.95%। कितना? 20.95% पाया जाता है, ठीक है। तो क्रम वाइज मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आर्गन, चौथे पे CO2, ठीक है। पाँचवें पे क्या हो जाएगा? तो पाँचवें नंबर पे नियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोन। छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा छठे नंबर पर? छठे नंबर पर हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। सातवें नंबर पर, तो सातवें नंबर पर क्रिप्टॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, ठीक है। आठवें नंबर पर, तो आठवें नंबर पर जेनॉन, जेनॉन गैस। और नौवें नंबर पर हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौवें नंबर पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाएगा। तो क्रम वाइज आप लिख सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा कार्बन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में, तो कार्बन जो है वो आपका 0.03% पाया जाता है। कितने पाया जाता है? 0.03%, ठीक है। अगर वहीं आर्गन की बात की जाए तो आर्गन पाया जाता है 0.93%। कितना पाया जाता है? 0.93%। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है आपका ये पाया जाता है 0.0005%। कितना पाया जाता है? 0.005%, ठीक है। 0.40 फिर 5%, इतना हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर क्रम वाइज पूछा जाए तो 9वें स्थान पर हाइड्रोजन का स्थान आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो सबसे हल्का गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड का जिक्र करेगा तो हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन अगर वहीं आपसे वायुमंडल में पूछ देगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में
नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, जबकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है? तो किसे गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है? क्रिप्टॉन को गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? क्रिप्टॉन को गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1980 में। कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था सन 1986 में। कब लाया गया था? सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। शेर संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1972 में, ठीक है। कब लाया गया था? 1972 में। हाथी प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो हाथी प्रोजेक्ट आई थिंक 1900 तो शायद हाथी प्रोजेक्ट 1992 में लाया गया था, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया था आपका सन 1992 में लाया गया था, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उर्वरक अम्लता घटाता है? तो कौन सा उर्वरक ऐसा है जो अम्लता को एसिडिक मात्रा को घटाता है? तो वो अमोनिया फॉस्फेट हो जाएगा। कौन सा? अमोनिया फॉस्फेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है? तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? तो नाइट्रोजन का मात्रा जो है वो हो जाता है 46%। कितना होता है? 46%। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में भी 46% प्रोटीन पाया जाता है। कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 46% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लता प्रकृति का होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण सिरका जो एसिडिक मात्रा का होता है तो वो एसिटिक अम्ल के कारण, किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण सिरका का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सिरका को ही विनेगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl वो अमाशय रस में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक नेटाल पौधा होता है, ठीक है, जिसको छू लेने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, जिस पार्ट को वो बॉडी के जिस पार्ट में टच होता है बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे मैथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। कौन सा एसिड? मैथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। वही नेटाल पौधा में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें भी फॉर्मिक या मैथोनोइक एसिड पाया जाता है। बिच्छू के डंक में भी
मेथोनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बिच्छू के डंक हो, मधुमक्खी के डंक हो, निटाल पौधा हो, चींटी के डंक हो, सारे में फॉर्मिक या मेथोनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको मधुमक्खी काट ले तो वहाँ पर क्या लगाना चाहिए उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। क्योंकि देखिए मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा जो है वो बेस प्रकृति का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का। तो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति जब मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो जलन इसलिए कम होने लगता है। वो जो बिसबिसाता है ना अलग टाइप से, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, तो बेकिंग सोडा डालने के, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वहाँ पर लगाने से जलन कम हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टाटरिक अम्ल का मिश्रण है। किसका? कौन सा अम्ल उसमें मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर में? तो टाटरिक अम्ल। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है NaCO3। कौन सा होता है? NaHCO3। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया NaHCO3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में, अच्छा यहाँ पहले 1 नंबर क्वेश्चन छूट गया, 8 नंबर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है वो टाटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल पाया जाता है। टाटरिक अम्ल और कहाँ कहाँ पाया जाता है? टाटरिक अम्ल कच्चा आम में भी पाया जाता है। कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछा जाएगा। तो कच्चा आम में टाटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में भी टाटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर या साग पात में, मतलब साग बाग जो होता है उसमें कौन सा, साग में या घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल। मक्खन में, तो मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं घटित होती है। तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। कौन सी घटना नहीं होती है? ध्रुवन की घटना नहीं होती, क्योंकि विवर्तन की घटना, व्युत्कीकरण की घटना, ये सारे प्रकाश में और ध्वनि में दोनों में होता है। लेकिन ध्रुवन वाला घटना जो है वो केवल और केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? प्रोटीन में, हार्मोन में, एंजाइम में नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में दे दे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से किस में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो प्रोटीन हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, यानी कि पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की बात की जाए तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो और इसे ही उष्णकटिबंधीय वन को ही मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है इसके बीच में पाए जाने वाले वन को क्या कहा? पहले इसके बीच में पाए जाने वाले वन को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो भी वन पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। लेकिन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वन पाया जाता है उसे नम पर्णपाती वन कहा जाता है, और 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो वन पाया जाता है उसे शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफोबिया होने से किससे डर लगने लगता है। तो हीमोफोबिया होने से खून से डर लगने लगता है। किससे? ब्लड से डर लगने लगता है, क्योंकि हीमोमिस क्या होता है? हीमोमिस ब्लड होता है, और फोबिया मिस, तो फोबिया मिस किसी चीज़ से डरना ही फोबिया कहा जाता है। जैसे नहीं कहा जाता है लोगों को हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दैट मीन्स क्या? हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया हुआ। उसी तरीके से हीमोफोबिया मतलब खून से डर लगना। जैसे कि किसी को कहा जाता है कि मान लीजिए मंकी फोबिया मतलब मंकी से डर लगना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डफला और लेम्पो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो डफला और लेम्पो जनजाति जो है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में।
इसी तरीके से एक लेप्चा जनजाति होता है। कौन सा जनजाति? लेप्चा जनजाति। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक टोडा जनजाति पाया जाता है। कौन सा? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? टोडा जनजाति जो है वो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में टोडा जनजाति पाया जाता है। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था? तो एकमात्र पाल शासक कन्नौज पर, कहाँ? कन्नौज पर कब्जा करने वाले एकमात्र पाल शासक धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। आपको मैं बता दूं कि पाल शासक के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि पाल शासक के संस्थापक कौन थे, तो पाल शासक के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल पाल शासक के संस्थापक थे। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था पाल शासक गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा? पाल शासक गोपाल के द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार शरीफ में है, ठीक है। और इसकी स्थापना पाल शासक गोपाल के द्वारा करवाया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो करवाया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाल वंश का अंतिम महान शासक कौन थे, तो पाल वंश के अंतिम महान शासक अगर आपसे पूछा जाए तो रामपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाल वंश का अंतिम महान शासक रामपाल। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गोविंद पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद पाल हो जाएगा। जबकि अगर महान शासक पूछेगा कि महान अंतिम शासक, तो रामपाल, लेकिन अंतिम पाल शासक कौन था? तो गोविंद पाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मुगल साम्राज्य एक महान संगीतकार और हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक भी था? तो कौन सा मुगल सम्राट था जो एक महान संगीतकार तो था ही, स्वयं एक संगीतकार था, और हिंदुस्तानी संगीत को वो संरक्षण भी देता था? तो वो मोहम्मद शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि रंगीला बादशाह के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है रंगीला बादशाह के रूप में? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह रंगीला ही था। कौन था? यही मोहम्मद शाह रंगीला था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल साम्राज्य शासक बना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है ये करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। और इसी सिंहासन पर कोहिनूर हीरा भी लगवाया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के दौरान हुआ था, तो किस मुगल शासक के कार्यकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ कब था? इसी के द्वारा कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी लूटा गया, ठीक है, नादिर शाह के द्वारा ही। तो ये नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसके द्वारा मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले जाया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था हेनरी बेवरिज के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? हेनरी बेवरिज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरण की। किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरण की। यहाँ शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख दे रही हूँ, गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण की आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्रम वाइज कि कैसे कैसे होता है, तो अगर एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ गामा, ठीक है। गामा के बाद एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रो और रेडियो, ये हो जाएगा, ठीक है। गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, ऐसे हो जाएगा। तो आपका अगर पूछा जाए कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, तो आपका जो है आवृत्ति
आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है, आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा भी बढ़ेगा, लेकिन घटेगा क्या, तो घटेगा तरंग धैर्य। क्या घटेगा, तरंग धैर्य जो है ऊपर जाने के बाद घटेगा, और क्या घटेगा, तो वेग घटेगा, ठीक है, वेग और तरंग धैर्य नीचे से ऊपर जाने, कि रेडियो से लेके गामा किरण तक जाइएगा तो आपका क्या घटते जाएगा, तो वेग और तरंग धैर्य जो है घटते जाएगा, जबकि आवृत्ति और ऊर्जा जो बढ़ते जाएगा, ये दोनों बढ़ते जाएगा और तरंग धैर्य और वेग घटते जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो गामा किरण की। सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है, तो गामा किरण की। और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो गामा किरण की। और न्यूनतम वेग किसका है, तो भी गामा किरण का। और अगर आपसे वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, तो रेडियो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रेडियो का हो जाएगा। सर्वाधिक वेग किसका है, तो रेडियो का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गामा का खोज जो है वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, गामा का खोज, तो पोल बिलाट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, पोल बिलाट के द्वारा गामा का खोज किया गया था। एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था, एक्सरे का खोज किया गया था डब्लू रोंटगेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, डब्लू रोंटगेन के द्वारा। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रा वायलेट का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अल्ट्रा वायलेट का खोज जो है, यानी कि पराबैंगनी किरण का खोज जो है वो किया गया था रीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रीटर के द्वारा। विजुअल का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा किया गया था। इंफ्रारेड का खोज किसके द्वारा किया गया था, इंफ्रारेड का खोज किया गया था विलियम हर्शेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, विलियम हर्शेल के द्वारा। माइक्रोवेव का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो माइक्रोवेव का खोज जो है ये किया गया था हर्ट्ज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हर्ट्ज के द्वारा। रेडियो का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मार्कोनी के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा सीटी स्कैन में किसका प्रयोग होता है, तो सीटी स्कैन में जो है एक्स किरण का प्रयोग होता है। किसका होता है, एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन में होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने गुणसूत्रों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया है, तो किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया है, तो यह दिया गया सटन और बोबरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, सटन और बोबरी के द्वारा गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा दिया गया, अनुवांशिकता का नियम जो है ये दिया गया है मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, मेंडल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्यानता का मात्रक क्या होता है, तो श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है श्यानता का मात्रक, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से होती है, तो किसका संबंध जो है शरीर के उत्तेजना से होता है, कौन से ग्रंथि की, तो अधिवृक्क ग्रंथि की। कौन से ग्रंथि की, अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध जो है वो शरीर के उत्तेजना से होता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि का लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि अधिवृक्क ग्रंथि का लोकेशन क्या है, तो अधिवृक्क ग्रंथि का लोकेशन जो है वो किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या कितने होते हैं शरीर में, 2 होता है, यानी कि एक पेयर होता है, ठीक है। एक दाएं साइड एक बाएं साइड, दोनों साइड किडनी के जस्ट ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होता है, ठीक है। इसी को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज 20 क्वेश्चन ही था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो है वो पेनक्रियाज हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियाज हो जाएगा। तो पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पिनियल ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं रहे, पीयूष ग्रंथि रहे, तो पीयूष ग्रंथि छोटा हो जाएगा। ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि रहे पिनियल ग्रंथि की जगह, तो पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर का दूसरा सर्वाधिक छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, लेकिन सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो पिनियल ग्लैंड है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्लैंड को शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, तो पिनियल ग्रंथि को शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, ठीक है।
त्रिनेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो त्रिनेत्र को, पिनियल ग्रंथि को ही त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्लैंड को त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है? तो त्रिनेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिनियल ग्लैंड को ही त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी पिनियल ग्लैंड को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पिनियल ग्लैंड को ही जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन जो है वो पिनियल ग्लैंड से होता है। कहाँ से होता है? पिनियल ग्लैंड से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सुबह उठना, जगना, सोना, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ये टाइम टेबल किसके द्वारा फिक्स होता है? तो पिनियल ग्लैंड के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। कौन सा? पिनियल ग्रंथि है। कौन सा है? पिनियल ग्रंथि। लेकिन शरीर का दूसरा सर्वाधिक छोटा ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर। शरीर का मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पेनक्रियाज को कहा जाता है। किसे? पेनक्रियाज या अग्नाशय को कहा जाता है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि तो अवटु ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि लग गया ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? अवटु ग्रंथि शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। और शरीर का मिश्रित ग्रंथि तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है वो है पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज, जिससे इंसुलिन का स्रावन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेनक्रियाज के किस सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है? शुगर, जिसे मधुमेह कहा जाता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ आप लोग देखने के साथ साथ क्वेश्चन को और जो मैं एनालाइज करती हूँ उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।